नमस्कार। मैं CR देवासी आज सेकेंड ग्रेड हिंदी में पट्टाक्षेप नहीं होगा कहानी को प्रश्नोत्तर के रूप में लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। यह कहानी आजाद भारत से पहले की कथानक के साथ में शुरू होती है और जब देश आजाद हुआ और उसके बाद में देश में क्या परिवर्तन आए और उस परिवर्तन का ही साक्षी ये गांव है और जिसका नाम रामनेर है। अब वास्तव में क्या वो ये गांव भी देश के साथ में आजाद हुआ, और यदि वो आजाद हुआ है तो उसके गांव में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या वो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी क्या आजाद हुआ। और इस पूरी कहानी में यही ताना बाना है और इन सभी को मैं प्रश्नोत्तर के रूप में लेकर और कम शब्दों में, और इसमें जितने भी ऑप्शन होंगे वो ऑप्शन सभी इस पाठ से ही संबंधित है और कम शब्दों में आपको मैं ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और मेरा ये प्रयास, जैसा कि मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए और सभी के लिए लाभदायक होगा। और मुझे ये भी पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे वीडियो को पूरा रीड करेंगे और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, वॉच टाइम भी बढ़ेगा। यही आशा लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। अब पट्टाक्षेप नहीं होगा कहानी, इसके कहानीकार हेतु भारद्वाज। और पहला प्रश्न है कि आजादी मिलने से पहले सरकारी कागजों में पट्टाक्षेप नहीं होगा। कहानी के गांव की हुलिया लिखी जाता था, उनमें कौन सा नाम सही नहीं है। जैसे कि ये कहानी जिस कथानक के साथ में शुरू हुई है वो कथानक आजादी से ही रिलेटेड है कि देश में जब आजादी हुई तो आजादी के बाद में, और थोड़े से आज़ादी के यानी कि लोग तो पूरे आज़ादी से पहले के ही थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि आज़ादी क्या होती है। और इसका उन्हें पता भी चल जाता है जब पहली बार वोट होते हैं। तो इसमें कहा गया कि उस समय जो कहानी के गांव का जो हुलिया लिखा गया वो किस प्रकार से लिखा गया। तो जैसे कि जो गांव का पूरा एड्रेस होता था उसमें मौजा, रामनेर, डाकखाना, थारा, यानी कि रामनेर का संबंधित डाकखाना कहाँ लगता था, वो थारा में लगता था। ये थारा गांव है नजदीक में ही। परगना, रामनेर का परगना कौन सा था, जेवर था। और थाना यहाँ लिखा हुआ है खुर्जा। तो ये इसमें से उनमें से कौन सा नाम सही नहीं है, तो ये गलत है, सही ये नहीं है। क्योंकि परगना और थाना दोनों ही कौन से थे, जेवर थे। और खुर्जा में तहसील थी, खुर्जा रामनेर की तहसील थी। और इनका जिला था वो कौन सा था, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का जिला था बुलंदशहर। और ये सभी आज़ादी से पहले किस में आते थे, यूनाइटेड प्रोविंसेस में। अब जब देश आज़ाद हुआ तो रामनेर का पता क्या हुआ, ग्राम पोस्ट रामनेर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। अब प्रश्न संख्या 2 है कि आज़ादी मिलने के बाद भारत में एक संविधान लागू हुआ जो समूचे देश में कैसे समाज की स्थापना करना चाहता था। अब देखिए, इस पाठ से संबंधित ये प्रश्न है, इसका आप अन्यथा अर्थ ना लें, क्योंकि इसमें 2 अर्थ ऐसे ही हैं जो समान हैं, जिनका अर्थ वही निकल रहा है। तो कि देश में जब संविधान लागू हुआ और उसके बाद में इस कहानी के अनुसार कैसे समाज की स्थापना करना चाह रहे हैं। तो पहला राजतांत्रिक तो देश आजाद होने से पहले का था। एकात्मक, वैसे ये व्यवस्था भी संवैधानिक है, लेकिन हमारे देश ने इस व्यवस्था को अपनाया नहीं।
फिर इसमें लिखा हुआ है समतावादी, और 2 ऑप्शन है वो गणतंत्रवादी। और गणतंत्र का अर्थ ही होता है कि गण यानी कि लोग, लोगों का जो तंत्र है, शासन है, वही क्या होता है, गणतंत्र होता है। और जब देश आजाद हो गया तो गणतंत्रवादी ही समाज की मतलब उसको लेकर ही जो संविधान बना और उसके अनुसार जो फैसले लेने वो गणतंत्रवाद कहलाता है। लेकिन हमारे पाठ में लिखा हुआ है कि कैसे समाज की स्थापना करना चाह रहा है लेखक, तो वो समतावादी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा वो समतावादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। मतलब देश की आजादी का मूल तत्व यही था कि देश में समतावादी समाज की स्थापना हो। फिर प्रश्न संख्या 3 कि आजादी के बाद रामनेर गांव में क्या बदलाव आए। यानी कि जब आजादी का जश्न मनाया गया और उसके बाद में पूरे देश में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए, और उस आमूलचूल परिवर्तन का ये गांव भी साक्षी रहा है। तो उसने कहा अब गांव में क्या क्या परिवर्तन हुए वो, जैसे कि प्राथमिक पाठशाला शुरू हुई। तो ये बात भी सही है कि गांव में पहले पाठशाला नहीं थी, लेकिन आज़ादी के बाद में जब प्रधान लोकतंत्र राज समतावादी समाज की स्थापना हुई, तब जो कच्ची ईंटें थी उन ईंटों का गांव में एक प्राथमिक पाठशाला भी स्थापित हुई। फिर कह रहे हैं कि गांव में डाकखाना शुरू हुआ, तो इसमें ये भी बात सही है कि गांव में डाकखाना भी शुरू हुआ। और सबसे प्रथम परिवर्तन ये दोनों ही थे। और उसके बाद में ये हुआ कि जमीन के 10 गुना जमा कराकर जमीन का मालिकाना हक भी मिलना आरंभ हुआ। तो ये जो गांव के जो लोग थे जिनके पास में पैसे थे, तो उन्होंने अपनी जो जमीन की जितनी लागत थी, जितना उनका मूल्य होता, उसका 10 गुना जमा करवाया और उनका मालिकाना हक भी उन्होंने प्राप्त किया। तो इसका मतलब इनके ऑप्शन अ, ब और स तीनों सही है। इसका मतलब ये सभी उपयुक्त सभी वो बदलाव है वो सही है। अब इस प्रश्न में जो बदलाव नहीं आए वो भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। जैसे कि गांव में एक तो ग्राम पंचायत की स्थापना हुई और दूसरा हुआ न्याय पंचायत की स्थापना, यानी कि ये भी इस परिवर्तन में गांव में नया परिवर्तन ये भी था। फिर इसने कहा है कि आज़ादी के बाद रामनेर गांव में बिजली आ गई, यानी कि आज़ादी से पहले गांव में बिजली नहीं थी, तो बिजली भी उसी क्रांति का या समतावादी समाज की तरफ अग्रसर होने का एक कदम था, एक पहल थी। और सिंचाई अब ट्यूबवेलों से होने लगी, जो पहले नलकूपों से या फिर कुओं से होती थी या फिर नदी नालों से होती थी, वो अब किससे हो रही है, ट्यूबवेल से। तो ये भी इसमें भी परिवर्तन हुआ है। तो ये सभी परिवर्तन है वो यह समतावादी समाज की स्थापना के सहायक तत्वों के रूप में इस पाठ में इनको लिया गया है, ये जो परिवर्तन हुए हैं। अब प्रश्न संख्या 4 है कि दिल्ली और लखनऊ की, यानी कि दिल्ली और लखनऊ तक की सत्ताओं को चुनने में किस गांव के लोगों की भागीदारी हो गई थी। देखिए, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में राज्यों में विधानसभा और देश की शासन व्यवस्था संभालने के लिए लोकसभा के चुनाव हुए। तो यहाँ लखनऊ की बात आई है, तो लखनऊ वैसे ये इनका जो रामनेर गांव है वो उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हुई। तो रामनेर के जो विधानसभा के चुनाव होंगे तो ये लोग कहाँ की सरकार चुनेंगे, लखनऊ की। और रामनेर में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो ये सरकार कहाँ की चुनेंगे, दिल्ली की। इसलिए दिल्ली और लखनऊ तक की सत्ताओं को चुनने में किस गांव के लोगों की भागीदारी बढ़ गई या हो गई थी, वो रामनेर गांव की। क्योंकि दूसरे गांवों के नाम ये नहीं आया। वैसे दूसरे गांव भी वोट करेंगे तो वोट सीधा वहीं लोकसभा और विधानसभा दोनों को जाएगा, लेकिन अपने पाठ में किसके बारे में कहा गया, रामनेर में कहा गया। अब प्रश्न संख्या 4 है, भाइयों बोलो, तुम लोग अपना प्रधान किसे चुनना चाहते हो। यह कथन किसका था, राम सिंह का, नाहर सिंह का, फगना का या फिर गांव के मुखिया का। अब देखिए, ये जो पहली बार आज़ादी के बाद में जो पहली बार प्रधानी के चुनाव हुए, उस समय एक व्यक्ति है जिसने ये कथन कहा है कि भाइयों बोलो, तुम लोग अपना प्रधान किसे चुनना चाहते हो। तो उसके अलावा मैं ये जो 4 ऑप्शन है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं।
कि पहला ऑप्शन है राम सिंह का। ये जो गांव के मुखिया थे उनका पुत्र है, और जब गांव की पंचायत बैठी तो पहली पंचायत में जो वोटों से संबंधित थी और समतावादी समाज की स्थापना से संबंधित वो मीटिंग थी। लेकिन लोगों को ये पहली बार जब चुनाव के लिए वो मीटिंग हुई तो उनको लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि वोट भी कोई चीज होती है। उन्होंने राजतंत्र देखा था, यानी कि लठ तंत्र। तो उनके हिसाब से शासन क्या होता था, यानी कि वो जिसके पास में लाठी है या फिर जिसके पास में ताकत है वही शासन है। लेकिन जब पहली बार हुआ तो वहां पर बैठे और उन्होंने जब गांव के लोगों ने, गांव के जो मुखिया थे, उन्होंने बात की तो लोगों को समझ में ही नहीं आया कि क्या बात हो रही है। सिर्फ उन्होंने तो हाँ में हाज मिलाई थी, और इसीलिए वो पहला चुनाव निर्विरोध हुआ। और उस निर्विरोध में गांव का प्रधान कौन बना? राम सिंह, जो गांव के मुखिया थे उनका पुत्र। पहली बार निर्विरोध बना, उसके बाद में दूसरी बार भी बना और तीसरी बार भी बना। यानी कि गांव के मुखिया का लड़का या ठाकुर का लड़का राम सिंह 3 बार सरपंच प्रधान बना। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है नाहर सिंह का। ये नाहर सिंह राम सिंह का पुत्र। जब तीसरे चुनाव के बाद में जब चौथा चुनाव आया तब राम सिंह ने नाहर सिंह को प्रधानी के चुनाव के लिए छोरी छुपे, बहुत ही जो चुनाव के फॉर्म भरने का जो समय, जो अंतिम समय में इसको गुपचुप तरीके से फॉर्म भर के और नाहर सिंह को विजयी बनाया था। तो ये नाहर सिंह है जो चौथे, इस पाठ में जो चौथे चुनाव हो रहे हैं उसमें प्रधानी के बाद में जीत कर कौन आता है? नाहर सिंह। फिर स ऑप्शन है जिसमें फगना नाम का है। अब देखिए कि फगना रामनेर गांव में जो मुख्य जातियां हैं उसमें चमार, ब्राह्मण और ठाकुर, उसके बाद में कोली, भाट, भंगी, इनके एक 2 घर थे। लेकिन चमारों की जनसंख्या ब्राह्मणों, भाटों और इनके कोली, भंगी और इन सभी को मिलाकर और भाटों को मिलाकर भी की जाए तो उससे इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। किनकी थी? वो थी चमारों की। और इन चमारों का प्रतिनिधित्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? फगना कर रहा था। यानी कि चमारों में जो राजनीतिक जो है परिवर्तन करने की पहल वो किसके द्वारा की गई? फगना के द्वारा की गई थी। और फगना को इस राजनीति में प्रवेश करवाने वाले 2 ब्राह्मण थे। तो ये फगना इस कहानी का मुख्य पात्र या फिर मुख्य पात्र के रूप में यह हो सकता है। अब फिर आता है गांव का मुखिया। तो ये गांव का मुखिया है जो ये कथन है, जो भाइयों बोलो तुम लोग अपना प्रधान किसे चुनना चाहते हो, तो ये कथन ये गांव के मुखिया का और राम सिंह के पिता का कथन है। एक और बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर राम सिंह आया है, तो वैसे हमने इस कहानी में जिस पाठ का जिस गांव का नाम ले रहे हैं वो गांव का नाम क्या है? रामनेर। और इसका जो प्रधान है सबसे ज्यादा रह रहा है उसका नाम क्या है? राम सिंह। तो गांव रामनेर, इसका पहला प्रधान राम सिंह, दूसरा प्रधान राम सिंह, तीसरा प्रधान राम सिंह, यानी कि रामनेर गांव और राम सिंह उसका प्रधान। तो ये इससे एक दूसरे का आपस में रिलेशन बन रहा है। आपस में यानी य और र वर्ग है तो दोनों के अंदर र का एक अक्षर आ रहा है। इस हिसाब से भी देखें तो यानी कि ज्यादा प्रधानी किसके पास में रही? तो राम सिंह, और गांव का नाम रामनेर। तो इससे इसमें आपस में इनका लिंक हो रहा है, तो थोड़ा सा याद करने में ये सहूलियत हो जाएगी। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न हो गए। अब प्रश्न संख्या 6। भाई मुखिया, हमारो तो ख्याल है कि या प्रधानी ये तुम्हारी संभारो।
यह कथन कौन मुखिया से कह रहा है? तो उसमें दयाराम या फिर सुमेरा पंडित या फिर फगना या फिर लच्छीराम। अब देखिए, ये इस कहानी के विभिन्न पात्र हैं जिसमें दयाराम, फगना और लच्छीराम सभी आते हैं। अब ये जो ऑप्शन में जो दयाराम नाम का जो ऑप्शन है, दयाराम गांव में जो पहला जो प्राथमिक विद्यालय और डाक खाना खोला, तो ये दोनों संभालने वाला कौन था? दयाराम था। वैसे दयाराम नाम मात्र कहने को शिक्षक था, लेकिन जब कभी स्कूल आता था उस समय उसका रूप होता था वो शिक्षक का कम और राक्षस का ज्यादा था। इसलिए लड़के खुद इससे डरते थे क्योंकि वो भगवान करे ये स्कूल में आए। नाम इसका दयाराम था, वैसे इसमें दया नाम मात्र की थी। और एक बहुत ही उद्दंड और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने वाला व्यक्ति था ये। और बाद में यही जब इस कहानी में चौथे चुनाव होते हैं लगभग, उस समय ये उसी स्कूल का प्रधानाध्यापक बन जाता है। तो ये वो दयाराम नाम का पात्र है। दूसरा है सुमेरा पंडित। तो ये कथन है कि भाई मुखिया, हमारो तो ख्याल है कि या पीड़धानी ये तुम्हारी संभारो। तो ये कथन सुमेरा पंडित ने कहा था गांव के मुखिया से। और ये सुमेरा पंडित गांव मुखिया का मूल लगा मित्र था और उनका खास भी था। और वैसे ये सुमेरा पंडित नाम का पात्र है, ये सिर्फ इसमें जो 4 चुनाव हो रहे हैं, इसमें पहला जो चुनाव होगा उस पहले चुनाव तक ही ये सीमित है। यानी कि इसके कथन है ना, ये जो कथन मिल रहे हैं कहने को, ये सिर्फ पहले चुनाव तक की भी है, इससे आगे नहीं। और फिर इसमें एक और पात्र आया फगना है। तो फगना सभी जानते हो कि गांव की चमार जाति का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाला और दलित जाति को जागृत करने वाला पात्र, वो कौन है? फगना है। फिर आया लच्छीराम। तो जो चौथे चुनाव हुए थे, उस चौथे चुनाव में रामनेर गांव में जो गांव की मीटिंग जुड़ी थी, उसमें राम सिंह की तरफ से, वैसे कहने के तो गांव की तरफ से था, लेकिन हकीकत में वो राम सिंह के द्वारा तय किया गया चमारों का उम्मीदवार लच्छीराम था। और वैसे राम सिंह का लच्छीराम कर्जी था। ऐसे में राम सिंह को यह था कि अगर शायद हमारे से सत्ता चली जाए तो लच्छीराम भी हमारे ही वश में रहेगा, क्योंकि वो उसके कर्ज में डूबा हुआ था। इस कारण से राम सिंह ने लच्छीराम को चौथी बार उम्मीदवार बनाया था। लेकिन अंतिम समय में अपने पुत्र नाहर सिंह को चोरी छुपके अपने पुत्र नाहर सिंह को फॉर्म भर दिया, और बाद में 2 चमार उम्मीदवार और 1 नाहर सिंह, और फिर वहां पर नाहर सिंह विजयी हो जाता है। फिर प्रश्न संख्या 7 है, तो मुखिया ऐसा करो या पीड़धानी की पागे अपने छोरा राम सिंह के सिर पर धर दो। इस वाक्य में पागे से क्या अर्थ है? यहाँ पर जो पागे अर्थ आया है, इस पागे का क्या अर्थ है? पागे यानी पगड़ी, या फिर खाट की पाग, या फिर किसान का औजार, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें पागे से अर्थ हुआ पगड़ी या फिर पदभार। मतलब ये जो पीड़धानी यानी कि प्रधान है, प्रधानी पद है, या फिर ये प्रधानी की पागे अपने लड़के राम सिंह के सिर पर रख दो। और ये कथन भी सुमेरा पंडित का ही है। तो ये दोनों कथन सुमेरा पंडित ने पहले चुनावों में इस कहानी में कहे हैं, यानी इससे पहले वाला भी, ये भी। तो ये सुमेरा पंडित के बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इनको थोड़ा सा अच्छी तरह से देखें। फिर प्रश्न संख्या 8 है, रामनेर गांव में किस जाति के लोग रहते थे? अब रामनेर गांव जो बसा हुआ था, तो उसमें कौन कौन सी जातियां थी जो मुख्य रूप से थी? इसमें लिखा हुआ है कोसी, भाट,
ये 8 यानी भाट पड़े हैं इसको। ब्राह्मण और ठाकुर ये थे, नट, भंगी और उपयुक्त सभी। वे कहने को ये सभी उपयुक्त सभी इस गांव में रहते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा आबादी में ब्राह्मण, ठाकुर और चमार थे। चमार इसमें आया नहीं है, तो ब्राह्मण, ठाकुर और चमार। चमार तो ब्राह्मण इन सभी को, यानी कि ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, कोसी, भाट, नट और भंगी, इन सभी को मिला दो तो भी चमार इनसे सबसे ज़्यादा होते थे। अगर उनमें राजनीतिक, चमारों में थोड़ी बहुत भी राजनीतिक चेतना और एकता होती तो कभी दूसरों को मौका ही नहीं मिल सकता था। लेकिन ये हमेशा होता आया है कि जहाँ राजनीतिक एकता और नेतृत्व कमजोर हो तो वैसा आज भी कहते होया है। अब ये एक इसमें विशेष रूप से बात यह है कि इस पाठ में चमारों के लिए जाटव शब्द का भी उपयोग हुआ है। जब चौथे चुनाव होते हैं, उसे राम सिंह कहता है कि अब चमारों से पार नहीं पा सकते, इसलिए वो छल कपट द्वारा एक मीटिंग रखते हैं गांव में। और पहले तो ब्राह्मणों और ठाकुरों की एक मीटिंग होती है, और उसमें तो यही कहा जाता है कि चमारों से पार कैसे पाया जाए। तब उन्होंने कहा कि हम दूसरी कोई तरकीब सोचेंगे। फिर गांव की पूरे की मीटिंग होती है, तो उस समय राम सिंह ये कहता है कि इस बार अपने गांव में जो कलेश बढ़ गया है उसको हम कम करना चाहते हैं, यानी कि ख़त्म करना चाहते हैं, भाईचारे से रहना चाहते हैं, और इसीलिए किसी जाटो भाई को उम्मीदवार बनाया जाए तो ये अपने गांव में शांति हो सकती है। तो वो चमारों के लिए आया है, यानी कि जाटव शब्द, ये जादव शब्द आया है। दूसरा आपको ये बता दूं कि इसमें ये जो कोसी है, बाट है, नट है, इनके तो कोसी, नट और भंगी, इन जातियों का एक एक घर, इन 3 जातियां, कोसी, नट और भंगी, इन तीनों के इस गांव में एक एक घर था। 2 घर थे बाटों के। और चमार, ब्राह्मण, ठाकुर और ये सभी कोसी, नट, भंगी वगैरह सभी मिल जाए तो भी चमार यहाँ पर बहुसंख्यक थे। यानी बहुसंख्यक जातियों में देखा जाए तो कौन? ब्राह्मण, ठाकुर और चमार थे। और इस प्रकार से पट्टाक्षेप नहीं होगा कहानी कि ये प्रश्नोत्तर, वैसे प्रश्न 8 है, लेकिन 8 चौक 32 नहीं तो लगभग 27-28 प्रश्न, और उनके अच्छे से बहुत ही शानदार उत्तर मैंने देने की कोशिश की है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आप भी इस प्रयास से संतुष्ट होंगे, और आप सभी से ये अपेक्षा रहेगी कि आप वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, और सबसे बड़ी बात की सब्सक्राइब करें, यानी सब्सक्राइब करके मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।